आप सभी का आज यहाँ पे स्मार्ट सिटी के लिए आयोजित लाइव टॉक में मैं आपका स्वागत करता हूँ सभी का। और इस लाइव टॉक की शुरुआत सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देके करना चाहूँगा, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का काम है उसके जो दो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर हैं, उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है सिटीजन कंसल्ट। मतलब भारत सरकार की मंशा है कि जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल इस शहर का बने, उसकी जो मांग है, उसकी जो उसमें जो कंपोनेंट्स आने वाले हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं वो क्या चाहते हैं, उसी अनुरूप वो स्मार्ट सिटी प्रपोजल बने। इसलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सिटीजन कंसल्टेशन। वो प्रक्रिया हमारी चल रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण जो सबसे कंपोनेंट है वो ये है कि जो अन्य विभाग हमारे हैं या जो ऐसी एजेंसीज हैं जो इस शहर में काम करती है शहर के विकास के लिए, हर विभाग की अपनी अपनी कुछ योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं जिसके तहत वो काम करते हैं और शहर को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो भारत सरकार की मंशा है कि सभी स्कीम्स का कन्वर्जेंस करके एक योजनाबद्ध तरीके से इस प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाए, ताकि शहर में उसका असर तुरंत देखने को मिले। मतलब स्मार्ट सिटी में जो हमें फंड्स प्राप्त होने वाले हैं वो लगभग 100 करोड़ रुपए पर ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त होकर उतना ही शेयर स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है। और बाकी जो पैसे हैं वो हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से या जो अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार या राज्य सरकार की स्कीम्स हैं उनसे कन्वर्जेंस के माध्यम से आप हमें उपलब्ध कराने हैं। तो इसके लिए आप सभी विभागों का सहयोग, सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जो एजेंसीज इस शहर में काम करती हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, उनका सहयोग, राजनीतिक पार्टियों का सहयोग, मीडिया का सहयोग, ये सभी हमारे स्मार्ट सिटी प्रपोजल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन उठा के देखेंगे तो उसमें इन सब चीजों के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं हमारे। एक काम तो होता है प्रपोजल बनाने का कि किस प्रकार हम क्या क्या प्रोजेक्ट लाएंगे जिससे उसको लेवरेज करके हम यहाँ पे अपने फंड क्रिएट कर सकें। और जो सिटीजन कंसल्टेशन और जो कन्वर्जेंस है इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेटेज इसमें दिया है। उसी तारतम्य में आज ये लाइव टॉक और उसके पश्चात एक बैठक आयोजित की गई है। तो एक मेरा उद्देश्य था 2 लाइन ये बोलने का कि आप सभी इसमें बहुत भागीदार हैं। हम एमओयूज की प्रक्रिया भी आपके साथ करने वाले हैं। इसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है, उसे हम स्टेट हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं। उसने ये निर्णय लिया है कि जो विभाग है राज्य शासन के, केंद्र सरकार के पीएसयूज हैं, उनके साथ हम एक एमओयू का निष्पादन करें। उस एमओयू का उद्देश्य ये रहेगा कि जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल हमारे तरफ से बनेगा उसमें ये सभी विभाग जो है हमें सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि इसकी जो कुछ फीचर्स हैं स्मार्ट सिटी के वो यूनिक हैं। जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये हमारे कंसल्टेंट हैं जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल बना रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जो तैयारी हमने की है और क्या हम आगे करने जा रहे हैं उसके बारे में पार्थिव तिवारी जी हैं, ये हमें थोड़ा सा ब्रीफ करना है। Thank you so much for coming, everyone. There are various people from industry and from Bilaspur city as well as from various departments. So I'll just brief you first that how what is the stage we are in and how we have reached there. So at this point of time, इस समय 97 सिटी स्टार्ट में चालू हुए थे, जो कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राउंड 1 में सिलेक्ट किए थे। उसमें से जैन 2016 में 20 शहर थे जिनको चुना गया। किन्हीं वजह से हम उसमें रायपुर बिलासपुर नहीं थे। उसके बाद 23 सिटीज जो कि बाकी शहर, क्योंकि ऐसा हुआ कि पहले सिलेक्शन के अंदर कुछ ही स्टेट्स थे जिनमें से शहर चुन के आए, बाकी 23 ऐसे शहर थे, ऐसे स्टेट्स थे इंडिया के जिसमें से कोई भी शहर चुन के ही नहीं आया। तो उन 23 स्टेट्स में से एक शहर चुना गया कि उनको अपना प्रपोजल को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि फास्ट ट्रैक कहा गया। और उसके अंदर दोबारा से एक कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन का रिजल्ट अभी आया है, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 शहरों को कहा है कि वो अब स्मार्ट सिटी बनने के कगार पे हैं और बन सकते हैं, जिसमें रायपुर का नंबर 4था आया है, जो कि चंडीगढ़ से टाइड है।
उसको 60 नंबर प्राप्त हुए और लखनऊ को 63 नंबर प्राप्त हुए थे। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 नए शहरों को भी दोबारा से उन जो चुने हुए 97 थे उनमें शामिल किया है। ये शहर जैसे कि अमरावती, नया रायपुर, जो कि नए शहर हैं अभी, जो कि पहले राउंड 1 में नहीं आ पाए थे 97 सिटी में, उन्हें भी चुना गया। जो 10 सिटीज नए चुने हैं और जो 67 सिटीज पहले से थे, उन दोनों का अब नया राउंड 2 का कंपटीशन चल रहा है, जो कि 77 सिटीज हैं जो कम्पीट कर रहे हैं अब स्मार्ट सिटी बनने में, जिनमें से 27 चुने जाएंगे, जो कि टोटल आपका अभी तक 60 सिटी हो जानी चाहिए थे इस साल। 33 बन चुके हैं और 27 चुने जाएंगे। अब स्मार्ट सिटी का बेसिकली काफी कंफ्यूजन ये रहता है कि स्मार्ट सिटी में होगा क्या, स्मार्ट सिटी है क्या। तो वैसे तो पिछली बार काफी समझाया गया था, पर जो भी एक बार दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, कुछ बुनियादी सुविधाओं को हर आदमी तक पहुंचाना एक तो पहला स्मार्टनेस का वो बिंदु। तो मतलब हर आदमी को 24 घंटे पानी मिले, हर आदमी को 24 घंटे बिजली मिले, उसका शहर बिल्कुल स्वच्छ हो, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, जो कूड़ा है उसको ठीक से साफ किया जाए, जो सीवरेज सिस्टम है वो काफी अच्छा हो। सबसे एक्चुअली ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप रिसाइकलिंग कर पाए उतना अच्छा है। तो डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सीवर सिस्टम इज अ प्रायोरिटी। मतलब इसको कहा गया है कि अगर ये आप करते हैं तो जो पुराने अभी तक 33 शहर चुने गए हैं उन सब में डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स को प्राथमिकता दी, तो उनको प्रेफरेंस मिली। आईटी कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी शहर क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ गवर्न हो रहा है। आज की तारीख में अगर हम आपके ही छत्तीसगढ़ का बिजली का रिकॉर्ड देखते हैं तो ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट 60% जो कलेक्शन है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन और नेट से आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ को काफी लोग कहते हैं कि डिजिटली लिटरेसी इतना डीप नहीं है, पर तभी इतने लोग उसमें कनेक्ट होके आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अगर लोगों को ये सुविधाएं देते हैं तो वो उसे इजीली अपना लेते हैं, तो हमें उन्हें सुविधा देनी चाहिए। तो ये एक बड़ा बिंदु है इसका कि हम रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी होनी चाहिए हर जगह। दूसरा, सिटीजन पार्टिसिपेशन के बारे में काफी कहा गया, ई गवर्नेंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे रायपुर में एक इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ जो कि पब्लिक पार्टनरशिप का था और जिसको बहुत सराहा गया यूपी में। उसमें ये कहा गया था कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या लोकल लोग होते हैं वो एक प्रोजेक्ट अपने तरह से देंगे, अगर उसे एक सफिशिएंट नंबर ऑफ सिटीजंस के वोट मिल जाते हैं, जैसे कहा जाए कि 10,000 लोगों ने उसको अनुमोदित किया और कहा कि हाँ ये प्रोजेक्ट अच्छा है, करना चाहिए, तो जो म्युनिसिपल जो सरकार है और जो एसपी है वो उसमें बाध्य होगी कि वो प्रोजेक्ट को एटलीस्ट तो उसकी फीजिबिलिटी को स्टडी करेगी, और अगर वो फीजिबल पाया जाएगा तो वो उसको एक्चुअली कार्यान्वित करने के लिए लोकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को एक पार्टनरशिप में लेके करेगी। तो ये एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या इसको एक नया वो कहते हैं पीपीसीपी, इट्स नॉट ओनली पब्लिक प्राइवेट बट इट्स अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आल्सो, मतलब कम्युनिटी को भी आप साथ लेके चल रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि प्रोजेक्ट्स कम से कम फेल होते हैं, बिकॉज जब कम्युनिटी आपके साथ रहेगा और जब प्राइवेट पब्लिक और सरकार साथ में मिलकर काम करेंगे तो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट के बारे में काफी स्ट्रेस दिया जाता है। आखिरी एक बिंदु जो कि शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में सारे शहरों ने किया, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम एक सर्वेलेंस और सीसीटीवी और इसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं,
ये स्पेसिफिकली जो सिटी है वो अपने एल्डरली, चिल्ड्रन और विमेन के बारे में केयर करेगी। मतलब स्पेसिफिक केयर से मतलब है कि जैसे एक पर्टिकुलर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसमें कहते हैं कि पैनिक बटन। तो शहर के अंदर सारे बस स्टॉप्स, ज्यादातर बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर पैनिक बटन की सुविधा है। मतलब जैसे ही आप वो बटन दबाएंगे तो पुलिस कंट्रोल रूम में, सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम में एक खबर पहुंच जाती है कि इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उसको इमीडिएटली अटेंड किया जा सकता है। तो इस टाइप के जो कि एक सिटी की केयर के बारे में बताते हैं कि लोगों के बारे में सिटी केयर करना, इस टाइप के प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा कहा। इस पर्टिकुलर चीज में मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा वो दे देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि दो टाइप के प्रोजेक्ट आपको लेने हैं। एक है पैन सिटी प्रोजेक्ट, मतलब वो हर नागरिक को छूना चाहिए। उस प्रोजेक्ट का जो भी आप काम करें उससे हर नागरिक के जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी होनी चाहिए। तो ये पैन सिटी है। इसको आप एक या दो प्रोजेक्ट ऐसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें खर्चा काफी ज्यादा होगा, क्योंकि पूरे सिटी को देना है, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा नहीं किया जा सकता। पर ऐसे दो प्रोजेक्ट होने चाहिए और ये दो प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जो कि इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो सके। मतलब हर आदमी को छूने वाले प्रोजेक्ट को जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सके। दूसरा एक बिंदु है जो कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे क्षेत्र आधारित विकास। इसके अंदर हम तीन टाइप के प्रोजेक्ट्स को चुन सकते हैं। एक जिसे कहते हैं रेट्रोफिटिंग, मतलब शहर ऑलरेडी बना हुआ है उसको हम बेटर कर रहे हैं। तो शहर में हो सकता है कि सारे के सारी जगह पे 24 घंटे पानी नहीं मिल पा रहा है, तो हमें उस एरिया को 24 घंटे पानी देना, उसको 24 घंटे बिजली देना है, उसे बिल्कुल साफ रखना है, उसमें बसेस का अच्छा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा वो देना है। तो ये आपका रेट्रोफिटिंग के अंदर आ जाता है। एक है पुनर्विकास, मतलब पुनर्विकास का मतलब ये है कि उसके अंदर 50 एकड़ के एरिया या उससे ज्यादा को आप ले सकते हैं और उसको पूरा साफ करेंगे। मतलब उस एरिया में हो सकता है अभी कोई अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट हो, कुछ अदर चीजें प्रॉब्लम हो, उसको आप पूरा साफ करके नए सिरे से वहीं पे डेवलप करें। और तीसरा है 250 एकड़ का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम बिल्कुल नई जगह जो कि आपके पास खाली लैंड अवेलेबल है उसमें करें। हम इसमें ज्यादातर रेट्रोफिटिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शहर बना हुआ है उसी को अच्छा करने की कोशिश करें, जिससे क्योंकि एक तो बात यह है कि शहर काफी छोटा है, तकरीबन 36 स्क्वायर किलोमीटर के तकरीबन ही है। मतलब अगर आप ग्रिड में देखें तो 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर का आपका शहर है, बीच में नपा रिवर है। और तो उसके बारे में अब पैन सिटी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एक तो है सुदृढ़ सरकार, एक तरीके से ई गवर्नेंस के बारे में कंपोनेंट है, वाटर सप्लाई है, मतलब पानी की व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आता है, मोबिलिटी, मतलब अभी शहर में आप अगर देखें तो काफी सारा एरिया है जो कि ऑटोज से दिया जा रहा है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे ऑटोज ही हैं आपके पास, जो कि शेयर्ड ऑटो भी काफी ज्यादा है। इसको हम किस तरीके से नवीन टेक्नोलॉजी के साथ में बेटर कर पाए जिससे कि वो ऑटो वालों का भी फायदा हो और जो वहां चल रहे हैं वो भी फायदा हो। उसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर ऑनलाइन मेरे फोन पे मुझे पता चल जाए कि इस चौराहे पर कितने ऑटो में कितनी जगह खाली है, तो मैं अपना प्लान बेटर कर सकता हूँ। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी इसके लिए अवेलेबल है और ये इमीडिएटली लागू भी किया जा सकता है। ये लोगों को काफी सहूलियत देगा अचानक से। इससे एक तो लोगों को हमेशा पता रहेगा कितने लोग जगह खाली है, ऊपर से ऑटो वालों को भी ये पता रहेगा कि यहाँ पे शायद कोई और आदमी आ सकता है और मेरे को बैठ सकता है। ओला इसका उदाहरण है और उबर और आपको टैक्सी सर्विसेज आपने देखे हैं इसका उदाहरण है, बट ये हम शेयर टैक्सी में भी कर सकते हैं। दूसरा, इन सबको हम ई ऑटोज भी बना सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, जिससे पोल्यूशन आपका शहर में काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा सैनिटेशन और सीवरेज, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यहाँ पे काफी जगह में है वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी टैकल किया जा रहा है जिससे कि 100% स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं।
एक टाइमलाइन के बारे में बता दें। अभी हमारे पास तकरीबन 3.5-4 हफ्ते बचे हैं, जिसके अंदर हमें ये प्लान को फाइनलाइज करना है। काफी सारा जो प्रिलिमिनरी वर्क है वो सारा हो चुका है, जिसमें डेटा कलेक्शन, फाइनेंसेस ऑफ द म्युनिसिपल अथॉरिटी, किधर से फाइनेंसेस लाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी स्कीम्स के तहत हम और फाइनेंसेस को यहाँ पे मुहैया करा सकते हैं, इन सब के बारे में ऑलरेडी विश्लेषण जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने कर लिया है। अभी हम जो कर रहे हैं वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और प्लान सिटी के फाइनल कौन सी चीजें हैं जिनको लिया जाएगा, उसके कार्य अभी अग्रसर है उसके अंदर, और वो सिटीजन कंसल्टेशन के थ्रू हो रहा है, जो हमें 30 तारीख को फाइनली सबमिट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उससे पहले ये HPAC में जाएगा, जो कि मे बी 5 या 7 दिन पहले मे बी 21 या 22 तारीख को जाएगा। और तो अभी ये किस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है, पहला सिटीजन को बताया जा रहा है थ्रू वेरियस मीडियम। तो माईगव में काफी दिन से पोल चल रहा है, ऑनलाइन साइट्स पे भी पोल चल रहा है स्मार्ट सिटी के बारे में, जिसमें आइडियाज जनरेट किए जा रहे हैं, उन लोगों के आइडियाज मांगे जा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं स्मार्ट सिटी से, और उन सबको एक कटिबद्ध तरीके से लगाया जा रहा है, जिससे कि जो टॉप के सजेशंस आएंगे उनको पहले कार्यान्वित किया जा सके। नेक्स्ट, ये वेरियस शॉर्ट्स हैं सिटीजन एंगेजमेंट राउंड्स के, जो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, SMS के थ्रू काफी किया जा रहा है। इसके बारे में आगे भी आपको सर बताएंगे कि अगले 4-5 दिन में काफी कुछ होने वाला है। सो APD के 2-3 ऑप्शंस ऑलरेडी मार्क किए गए हैं, बट वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है विजन, जो दिया जा रहा है। अभी विजन से मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। विजन का मतलब ये है कि अगले 5, 15 और 25 साल में ये शहर किस तरह बढ़े, ये हमारा विजन निर्धारित करे, विजन और स्ट्रैटेजी। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म हमारा प्रोजेक्शंस क्या है, किस तरफ जाना चाहते हैं, शहर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसमें ऑब्वियसली बिलासपुर एक तरीके से आपका गेटवे टू नॉर्थ है, आपके नॉर्थ छत्तीसगढ़ का सबसे पहला प्रमुख शहर है। सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इंडस्ट्री है आपके पास, तो उनसे रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो आप देख पाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं। तो ग्रीनिंग ऑफ ओपन स्पेसेस, एक्चुअली शहर के अंदर ग्रीन काफी कम है, इसको बढ़ाने की काफी कोशिश की है। नेक्स्ट, मोबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया, और भी काफी कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें हम चाहेंगे कि आप लोगों से सजेशंस भी लें। मार्केट्स, आपकी काफी बड़ा शहर में जो मार्केट्स हैं होलसेल एज वेल एज रिटेल, उसमें क्या किया जा सकता है, ये इस समय बात है, इसके भी है कि आप सजेशन दे पाएं। नेक्स्ट, यूटिलिटी बिल्डिंग्स। यूटिलिटी बिल्डिंग से मतलब ये है कि बेसिकली एक ही बिल्डिंग में जिसमें पार्किंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कमर्शियल ऑफिसेज और काफी सारी नई चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, आपकी ईज ऑफ बिजनेस के अंदर स्टार्टअप्स के सेंटर्स हो गए, ये कैसे कैसे है, तो इसको इसलिए मल्टी यूटिलिटी बिल्डिंग कहा जाता है। ये सारी चीजें एक ही बिल्डिंग में रहेंगी। और लास्टली एफिशिएंट एंड लिवेबल स्पेस, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग जहाँ पे हो, ग्रीन एनर्जी जहाँ पे अवेलेबल हो, लोगों के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगहें जहाँ पे अवेलेबल हो, वाईफाई हब्स अवेलेबल हो, ऑटोमेटिक मीटरिंग अवेलेबल हो, और ऑब्वियसली बुनियादी सुविधाएं हमेशा अवेलेबल। एंड रेजिलिएंट एंड सेफ एंड इंटीग्रेटेड सिटी एक और बिंदु है। एक और चीज लास्टली मैं बताना चाहूंगा, यू कैन आई थिंक कंटिन्यू विद द थिंग। एक सिटी को 24 घंटे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है दिन के 10-12 घंटे तो चलता है, बट रात को बिल्कुल खत्म है। अनफॉर्चुनेटली जो सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम्स है, मतलब जैसे कि अगर मुझे सफाई करनी है शहर की, मेरे को लोगों तक, मार्केट्स तक सामान पहुंचाना है जो कि उनकी जरूरत का है और क्या जो बेचेंगे वो आगे चल के, वो अगर हम रात को शिफ्ट करेंगे, जो कि आसानी से किया जा सकता है, तो आपके शहर में
काफी सारा कंजेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रक्स आपके सिर्फ रात में चल रहे हैं, आपके जो जितना भी सर्विसिंग वाले इक्विपमेंट है, वर्क है, वो सारी रात को हो रहे हैं। तो उस तरीके से 24/7 सिटी बनाने की कोशिश करें, तो उससे एफिशिएंट यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, और दूसरा लोगों को भी सहूलियत, जब दिन में लोग आएंगे तो उन्हें साफ सुथरा शहर नजर आएगा, और साथ में वो आराम से जा भी सकते हैं, उनको कंजेशन कम मिलेगा, पार्किंग ज्यादा मिलेगी। तो ये एक तरीके से किया जा सकता है। Thank you. I think I've already taken a lot of time. So, आप लोगों को स्मार्ट सिटी के संबंध में भी हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट आलिम इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट ने आपको एक्सप्लेन किया। मेरा अनुरोध है कि कृपया अब आप लोग अपने विचार प्रकट करें। सर्वप्रथम मैं माइक देते जा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज आप अपने विचार प्रकट करें। पूरा ये जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें तो सभी देश के सभी प्रमुख शहरों में ये जानकारी देनी है कि अपना सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जब लास्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुई अपनी सिटी को थोड़ा हाथ तो बहुत देते हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ जो चीज़ें हमारी छूट गई हैं, हम कहाँ कमजोर पड़े, उसके ऊपर बेस करके अपनी अंतिम स्ट्रैटेजी बनाए तो बेहतर हो। किन कारणों से एक समय ऐसा बताया गया था कि हम 18वें नंबर पे पहले राउंड में बिलासपुर का प्रपोजल गया, उस समय हमारा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का अप्रोच था, वो अरबा केंद्रित था। अरबा नदी के जो अरबा घाटा हमारा बना है, अरबा विकास योजना को हम इसमें स्मार्ट सिटी में लेके गए। तो भारत सरकार का ये हमें सुझाव आया कि आपने ऑलरेडी एक स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नोटिफाई किया हुआ है अरबा घाटा, वो कह रहे थे कि आप उसको पीपीपी से वैसे भी कर सकते हैं। और स्मार्ट सिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक ऐसे छोटे एरिया को लें और उसको इस प्रकार डेवलप करें कि जो बाकी शहर है उसे देख के उसी प्रकार से डेवलप हो सके, मतलब एक रेप्लिकेबल मॉडल उनको बनाना है। लेकिन अगर हम अरबा घाटा को ले रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि बाकी शहर में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। इसलिए इस बार सेकंड राउंड में हमने जो पब्लिक के सामने 4-5 ऑप्शन रखे हैं, उसमें से उसको हटाकर बाकी जो शहर के अंदर के एरिया हैं उनको चूज करने का ऑप्शन दिया। बेसिकली जो विनिंग फॉर्मूला है उसको आइडेंटिफाई करके आप उस पर काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि चीजें तो बहुत है डेवलपमेंट के लिए। ये स्मार्टनेस के लिए कई 7-8 पहलू है, स्मार्ट गवर्नेंस है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट है, स्मार्ट हेल्थ है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन उनमें से जो चीज सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है, जिसके ऊपर फोकस करने से आपका मैक्सिमम माइलेज मिल सकता है, विनिंग फॉर्मूला जो भी है उसके ऊपर फोकस करके ऑब्वियसली जो कंसल्टेंट्स हैं दे नो बेटर बिकॉज़ दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर क्वाइट टाइम। तो वो जो विनिंग चीजें हैं वो ढूंढें, और किन पहलुओं पे फोकस करने पे हमें प्रायोरिटी ज्यादा मिलने की संभावना है, उनको फोकस करके, चाहे वो हेल्थ हो, ट्रांसपोर्ट हो, कनेक्टिविटी हो, या और बहुत सारी चीज जैसे बताया आपको। अभी जैसे रात को फोकस करते सर्विस इंडिया में तो रात को फोकस करें, इट आर ऑल स्मार्ट थिंग्स। और लोगों की जिंदगी, हर आदमी की जिंदगी तक पहुंचने के लिए बड़ा हेटेरोजेनस कम्युनिटी है, जैसे नए की है, पुराने की एरियाज है, और ऐसे भी लोग हैं जो मतलब प्रॉपर्टी रेंट के नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ ऐसे पहलू हो जिनको टच करें, सबकी जिंदगी में बदलाव है, फर्क पड़े, उनको टच करें, लेकिन वो माइलेज भी ज्यादा है, सो दैट हमें अल्टीमेटली जो टारगेट है स्मार्ट सिटी के 10 में आने का, वो सबसे ज्यादा मेरा ये सुझाव है कड़ाई की तरफ से। हमारे बिलासपुर में जितने भी पहले इसके अरेंजमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उसमें जो कमियां हैं पहले उसको दूर करना चाहिए। आज हमारी वाटर सप्लाई लाइन कहीं पर भी ठीक नहीं है। हमारे पास पानी सप्लाई का तो इंतजाम है, लेकिन हमारे पाइपलाइन सारे खड़े हुए हैं, जहाँ रेगुलर अगर 8वें दिन आपको पेपर मिल जाता है कि गंदा पानी आ रहा है। तो जो व्यवस्था हमारे पास है उसको पहले चुस्त दुरुस्त करें। डस्टबिन हमारे बिलासपुर में 10% नहीं है, 90% ये हालत है कि कचरा आपको हर चौक में मिलेगा। एक तरफ हम स्मार्ट बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो चीजें हम छोड़ते चले जा रहे हैं जो हमारी पुरानी है। तो सबसे पहले वाटर सप्लाई मैनेजमेंट को पुख्ता किया जाए, सारे गार्डन को पुख्ता किया जाए, सारे शमशान घाट को पुख्ता किया जाए, और जितने भी डस्टबिन नहीं है शहर के अंदर उसको जल्द बात निकालने से आपको उसको सबसे पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि कचरे का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। व्यापार के हाथ में आज कचरा पिछले 10 साल से कम होता है, हम रोज सुनते हैं हटेगा, लेकिन नहीं हटता। तो किस तरीके से हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारा शहर स्मार्ट बन सकता है। तो बेसिक जो चीजें हैं, कचरा अगर ठीक से मैनेजमेंट हो जाए, पानी की सप्लाई शुद्ध हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, उसके अलावा जो हमारा कमर्शियल जोन है, केवल व्यापार का जोन है,
यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आगे रहता है। सिटी के अंदर अभी भी ट्रांसपोर्ट इसलिए जाता है, गाड़ियाँ इसलिए जाती हैं क्योंकि पुराना हमारा मार्केट, पूरा जो शहर है सलीबी, गोल बाजार, ये सब में बना हुआ है। तो नया जो भी व्यापार होलसेल का होना है वो रायपुर रोड या सकरी या जिधर भी होना है, उसके लिए मास्टर प्लान का भी लेट है। तो जब तक कमर्शियल एक्टिविटी बाहर नहीं जाएंगी शहर से और बड़े ट्रांसपोर्ट जब तक बाहर नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्ट अगर आपका चली जाए, तब तक में अपन इस चीज को भाई बहुत अच्छा ट्रैफिक में नियंत्रण हो सकता नहीं सकता। आज सबसे ज्यादा जो गंभीर समस्या है ट्रैफिक की, तो पानी की सप्लाई, कचरा और ट्रैफिक, ये तीन चीजों पर अगर अपन एकाग्र हो जाए, पुरानी चीजों को पहले ठीक करें तो बाकी सब चीज ठीक हो जाए। इसी कार्यक्रम में जैसे मैंने कहा है क्रेडाई की तरफ से एक और सुझाव उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि एक्जिस्टिंग लाइन में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अभी हम बात कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में 24 इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अभी हम क्या देखते हैं कि एज ए बिल्डर हम शहर से जो आउटर एरिया है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर, वहाँ अपनी कॉलोनी डेवलप करके खुद का ट्रांसफार्मर तो लगाते हैं, पर अभी भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वहाँ ग्रामीण फीडर से हमें कनेक्ट करते हैं। ये सुविधा होनी चाहिए जहाँ बीते भी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाना है वहाँ वो शहर का ही पार्ट है, शहरी फीडर से जोड़ना चाहिए जिसमें 24 आवर्स नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंज्यूमर को मिले। और स्मार्ट सिटी को थोड़ा सा मास्टर प्लान से टाई अप करके देखना चाहिए कि इसमें जैसे अपन अभी बात की कि ट्रांसपोर्ट आता है शहर में, तो हमें चारों तरफ थोक मंडी डेवलप करना चाहिए। जैसे हम बाईपास बनाते हैं वैसे हमारी मंडी या जो जनरल पब्लिक यूजेस की चीजें हैं वो सराउंडिंग द सिटी होनी चाहिए। तो इट्स अ बेटर स्मार्ट सिटी। बेनी गुप्ता, महामंत्री संभागीय चैम्बर ऑफ मैं समझता हूं कि स्मार्ट सिटी के लिए जो भी प्रोजेक्ट हैं उस पर हम सिर्फ बैठकें करते रहे, विचार करते रहे, उसके साथ साथ हमको इम्प्लीमेंटेशन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए अभी ग्वालियर नीति ने और आप लोगों ने भी जो विचार पेश किए, वास्तव में इस शहर में व्यवसाय का जो पूरा शहर होलसेल मार्केट की तरफ बना हुआ है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि एक बिलासपुर को एक सुपर स्पेशलिटी होलसेल मार्केट की आवश्यकता है, जो यहाँ के लोहा व्यापार को, गल्ला व्यापार को, कपड़ा व्यापार को, होलसेल मार्केट जितना भी किसी भी रोड पर है, उसको एक जगह, जैसा अभी मंडी, कृषि उपज मंडी, फलों की और सब्जी की मंडी शिफ्ट की गई, उसको एक व्यवस्थित कर दिया गया। तो इधर खरीदनी और उसके पिछवाड़े में कितनी भीड़ और कितना व्यवस्थित वो रहता था, वो सारा उधर चला गया। शहर भी सुधार में आया और वो लोग जा करके वहाँ अच्छी सब्जी मंडी और फलों की मंडी डेवलप हुई है, वो लोग भी सुविधा में। इसी प्रकार बिलासपुर के कपड़ा, लोहा और जितना भी होलसेल मार्केट है शहर के बीच में, उसको हटा करके जब तक रायपुर रोड पर कृषि उपज मंडी के पास में कम से कम 100 एकड़ या 50 एकड़ का एक बड़ा मार्केट बना करके सारा होलसेल बिजनेस वहाँ शिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक शहर में आवागमन, ट्रकों का आना जाना। अब कोई दवाई लेने आया है, कोई कपड़ा लेने आया है, कोई लोहा लेने आया है, कोई टांगे में भाग के जा रहा है, कोई रिक्शे में भाग के जा रहा है, वो रास्ते में खड़े हो गए, खड़े ऐसी फैली हुई है, चौक में जाम लग गया। तो यही कारण है कि हम स्मार्ट सिटी को जब ये बिजनेस व्यवस्थित हो जाएगा, जब कपड़ा मार्केट अलग हो जाएगा, लोहा मार्केट अलग हो जाएगा और ये सारा शहर से बाहर कृषि उपज मंडी की तरह वो जब बाहर चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये जो ठेले आना जाना, माल लदान, ये सब जो भीड़ भाड़ शहर के अंदर रहती है और व्यवस्थित करती है आवागमन को, उसको व्यवस्था की ओर ले जा सकेंगे। इसलिए कम से कम 500 से 600 ऐसी दुकानें हैं जो होलसेल मार्केट शहर से बाहर एक बना करके उसको शिफ्ट किया जाना बहुत जरूरी है, तभी शहर का आवागमन और सुधरेगा। दूसरा, हमें गोल बाजार से लेकर के सदर बाजार के क्षेत्र में भी अब जो मैंने एक बार कहा था कि सिटी कोतवाली जो है वो इतने बड़े एरिया में एक सिटी कोतवाली का अकेला थाना है, यदि उसको हटा करके वहां पर
ट्रैफिक के सारे आवागमन के कारों का बड़ा स्टैंड बनाया जाए, तो शहर में जितनी भी गाड़ियां हैं उनको व्यवस्थित कर दिया जाए कि भाई सारी कारें और जो भी यहाँ लेने देने आएंगे पहले गाड़ी यहाँ पार्क करें तो उसके बाद मार्केट करें। तो इस तरह का जब तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं होगा, सिटी कोतवाली का थाना आपका वो पुराना एक ऑफिस खाली पड़ा है, उसमें जा सकता है, सिटी कोतवाली वहां शिफ्ट हो सकती है। और सिटी कोतवाली क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है जहाँ ट्रैफिक पार्किंग की, कारों की, स्कूटर की बड़ी पार्किंग व्यवस्था हो सकती है। इस तरह का और भी ये आपके शहर में जगह चिन्हित करके अगर हम पार्किंग व्यवस्था आवागमन को यदि व्यवस्थित कर सके तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोगों के विचार भी हम सुनेंगे। मेरा एक छोटा सा अनुरोध यही रहेगा कि हम अपनी बात को थोड़ा संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइव टॉक का स्लॉट है वो 2 से 3 बजे तक का है, तो अधिकांश लोगों की मुख्य बातें इसमें सम्मिलित हो जाएं, जिसके कारण हमारा सही प्रतिनिधित्व वहाँ पे हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एक जानकारी मैं सभी के लिए ये देना चाहूंगा कि अभी भी हमारी ऑनलाइन पोलिंग जारी है। वो ऑनलाइन पोलिंग जिन माध्यमों से हो रही है मैं एक बार बोल देता हूँ। सबसे पहला माध्यम है माई गॉव भारत सरकार की वेबसाइट है, जिससे आप सीधे उनसे संवाद कर सकते हैं। mygov.in पे ये पोलिंग चल रही है। इसके अलावा हमारी खुद की वेबसाइट है smartcitybilaspur.in, यहाँ पे चल रहा है। फेसबुक पे हमारा पेज है स्मार्ट सिटी बिलासपुर, उसी प्रकार गूगल हैंगआउट और ट्विटर पे भी हम ये काम कर रहे हैं। एक एड्रेस मैं करना चाहूंगा, कंसर्न आई थी कि वाटर सप्लाई सिस्टम हमारा खराब है, तो उसके लिए मैं सभी लोगों की नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो अदर स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको आप मर्ज करिए स्मार्ट सिटी में और उसके साथ आप समग्र रूप से विकास करने का प्रयास करिए। तो भारत सरकार की स्कीम है अमृत, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें वाटर सप्लाई का जो कंपोनेंट है उसके लिए बिलासपुर शहर को चयनित किया जा चुका है। आप सभी परिचित होंगे कि बिलासपुर शहर की जो वाटर सप्लाई है वो अंडरग्राउंड सोर्स से होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में हम इसे बिलासपुर को नहीं बना पाएंगे। तो नगर निगम का और स्मार्ट सिटी की जो एसपीयू बनेगी उसका पहला प्रयास यही होगा कि एक सरफेस सोर्स से हम पानी को लाएं, उसको फिल्टर करें और पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पे हम उसको बांटें। इसके लिए जो एनुअल एक्शन प्लान होता है वो भारत सरकार से अप्रूव हो चुका है और उसके सर्वे का काम चल रहा है। तो जो वाटर सप्लाई की बात आई थी, तो वाटर सप्लाई के सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम हम प्रारंभ कर चुके हैं। उसके अलावा बिलासपुर एक ऐसा एकमात्र शहर है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। वो इसलिए कि स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक ही ऐसा शहर है जिसने बाहर से कंसेशनर ला के काम करने के लिए टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर चुका है। और पूरे प्रदेश में हम ही एक ऐसा नगर निगम है जिन्हें 25 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाई किया है कछार में, वहां पे हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की प्रक्रिया में है। और वो जो टेंडर है स्वच्छ भारत मिशन का वो लगा हुआ है, सेकंड कॉल चल रही है और हमें आशा है कि कोई ना कोई ऐसा कंसेशनर हमें मिलेगा जो घर से कचरा लेकर उसको फाइनली साइंटिफिकली डिस्पोज करे। तो ये हमारा कुछ प्रयास है जो आई थी क्वेरी में उसको बताना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं और बस अनुरोध यही रहेगा कि संक्षेप में अपनी बात करें। मैं रमोतारा गवा अध्यक्ष संघाधिक के मुरादाबाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पिछले प्रपोजल में जो कमियां रह गई थी उसकी वजह से हम स्मार्ट सिटी की जो नहीं आ पाए, उन कमियों पर विचार किया जाए, उनको फोकस किया जाए। क्योंकि इसी तरीके की बैठक पहले भी हुई थी, सबसे सुझाव मांगे गए थे, काफी विस्तार से चर्चा हुई थी, उसके बाद भी हम उनकी लिस्ट में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? विचार करके उन कमियों पर। दूसरा मैं समझता हूँ बिलासपुर की जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो है सीवरेज की समस्या। ये समस्या सीवरेज की जो टारगेट है सीवरेज कंप्लीट करने का वो 2 साल का, और आज 7 साल हो चुके और पता नहीं कितने साल और लगने वाले। इससे हर नागरिक त्रस्त है। हमारे घर के सामने कल से उन्होंने बीच में गड्ढा कर दिया तो हम अपनी ऑफिस से घर नहीं आ पाते। तो जब तक कि ये सीवरेज को टाइमली कंप्लीट करके शहर को स्वच्छ नहीं बनाया जाएगा तब तक कि ये स्मार्ट सिटी के लिए बहुत बड़ा बैरियर है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इसके इंप्रेशन ये भी जाता है कि कोई प्रोजेक्ट 2 साल का हो उसमें 7 साल लग जाए, और उसी तरीके से स्मार्ट सिटी अगर दे दिया जाए और उसका अगर प्रोजेक्ट 3 साल का उसको बनने में 30 साल लगेंगे, तो आप जो टाइम शेड्यूल है उससे 10 साल हो सकता है, पर वो सीवरेज का काम खत्म होना है। मैं बीच में बोलूंगा कृपया माइंड रखें। जैसे इम्प्लीमेंटेशन की बात इन्होंने की बहुत सही है और वो मुझे लगता है कि मुझे उसको एक्सप्लेन करना आवश्यक है। स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो केवल हमें 5 साल के लिए मिला है, उसके बाद वो एक
रुपए आगे नहीं देंगे, उसके बाद पहले हमें 1 रुपए नहीं देंगे। उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करना है वो कोई सरकारी एजेंसी नहीं करेगी। इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाएगा वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है वो गवर्नमेंट बनाएगी, उसके माध्यम से किया जाएगा और इसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा जाएगा। और गाइडलाइन में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर हम उन्हें एक टाइम टेबल बना के देंगे, अगर उस टाइम टेबल से हम पीछे होते हैं तो इस कंपटीशन से वो हमें बाहर कर सकेंगे, ऐसी शक्ति भारत सरकार में नहीं है। इसलिए इसको मिशन मोड में किया जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि जो हम प्रोजेक्ट इसमें हैं वो समय पे इम्प्लीमेंट हो। का अध्यक्ष हूँ और रोटी क्लब का भी मैं सदस्य हूँ। सामाजिक कार्य में उनकी रुचि है। आपके सुझाव आए बहुत अच्छे हैं। सुविधा में काफी लोड बढ़ता है, उसका लोड उसके साथ ट्रैफिक वाहन का बहुत कर जाए, किसी को कनेक्ट कर दी जाए, उसको 10 बार यहाँ से वहां तक भेजा जाए, कोई उसके लिए कनेक्टेड कार्य हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होता वहां जाने के। तो उसको हमको कम किया जाए, ये क्या हो सकता है, हमको रात को भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमको 24 घंटे केबल का जो फॉर्मूला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम होता है, हम कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कर रहे हैं उसको रात को कर दिया जाए तो वहाँ पर कल हो जाएगा। जितने भी आपके जो सामान से बाहर सामान आते उनको भी ये करें। एक और सुझाव है कि 36 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है, उसको पहले हम 5 से 10 स्क्वायर किलोमीटर तक सीमित रखे और उसको हम पहले डेवलप करें और उसको डेवलप करने के बाद हम आगे हम पूरे क्षेत्र में न करके हुए एक आप चिन्हित करिए, उसको हम आगे बढ़ाएं। और मेरा कुछ एक सुझाव था जो बनाया लिख के लाया था आप स्मार्ट सिटी प्लान के तहत जैसा कि 24 घंटे इलेक्ट्रिक सप्लाई देने का इसमें आह्वान है। इसके तहत अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में हमारे बिलासपुर शहर में लगभग नए उपकेंद्र बने हैं और लगभग वर्तमान में भी 28 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार 3 साल में लगभग डबल हमारे उपकेंद्रों की संख्या हुई है। इसके अलावा जो एसटी लाइन का निर्माण है उसमें भी हमारा भी जो पूरा तैयार हो गया है। वहाँ से भी 2 मीटर अपना सिटी के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार आने वाले 10 साल के लिए जो लोड फ्लो के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, लेकिन प्रमुख जो समस्या है जो ब्रेकडाउन और अन्य कारण से आती है, जैसा कि आप देखते हैं कि आए दिन रोड भी बैनर आदि लाइनों में आते हैं। तो इसके लिए स्मार्ट सिटी प्लान में हम अपनी विभाग की तरफ से जो भी एसटी लाइन है, जेबल केबल लाइन है, एसटी लाइन है, उसको अंडरग्राउंड का प्रावधान रखेंगे और उसके तहत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप देवेश गोपाल, PRO अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर। मेरा ये मानना है कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा में उन्नत स्वास्थ्य की सुविधाएं का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। एंड दिस एज बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक एज, स्मार्ट सिटी में जगह जगह पर टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि लोगों को त्वरित इलाज के लिए बड़े शहरों के सेंटर या अच्छे सेंटर या अच्छे कंसल्टेंट से तुरंत कंसल्ट करके इलाज की सुविधाएं दी जा सकें। अमरजीत सिंह दुआ, अध्यक्ष दक्षिण सभा गुरुद्वारा त्यालबंद, अध्यक्ष बिलासपुर केंद्र में नगर निगम बिलासपुर। हमें अपने शहर को सबसे पहले तो पर्यावरण से संरक्षित करना चाहिए, प्रदूषण मुक्त करना चाहिए। इसके लिए नगर निगम ने भी बहुत प्लान किए वृक्षारोपण के लिए। जितने हमारे शहर में ज्यादा हरियाली होगी उतना ही हमारे शहर का हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ सकेंगे। और साथ ही जो मोटरसाइकिल को कम करके, जो कि बड़े शहरों में या कहना कि विदेशों में हर चौक चौराहे में साइकिल की व्यवस्था रहती है। आप स्टेशन उतरिए, वहां से फिर अपने शहर में जो कुछ काम करना है वो साइकिल लीजिए, पूरे शहर में साइकिल से काम कीजिए, फिर वापस स्टैंड रखिए, साइकिल पूरा काम साइकिल से करिए।
तो ये मोटरसाइकिल जितनी कम चलेगी प्रदूषण से शहर हमारा उतना सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा। और हमें साथ ही कहूँ कि पेड़ लगाने की बहुत जरूरत है। हरियाली में तो जितना ज्यादा से ज्यादा उसके वृक्षारोपण करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अनिल सरोजा, अध्यक्ष थोकफल सब्जी मंडी पिपरा। मेरा सुझाव यह है कि शहर के सभी प्रमुख बाजारों का चिन्हांकन कर सुव्यवस्थित करने के लिए आम नागरिकों के साथ व्यापारियों को सुविधा मिलनी चाहिए। साथ में इन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके। धन्यवाद। मैं सीए मोदी, अध्यक्ष बिलासपुर सीए एसोसिएशन। हम लोग जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारे इंस्टीट्यूट भागीदार के रूप में नॉमिनेटेड है। स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर में ही हम लोग जो आपने भी प्रपोजल में दिया, हमारे एसोसिएशन का एक सुझाव है कि शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उनके पास में जो सबसे बड़ी कमी दिखती है कि डस्टबिन की शहर में कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं। तो उसके लिए हमारा एसोसिएशन स्वयं आके प्रपोज करता है कि छोटे डस्टबिन हम 100 के करीब शहर को देंगे और उसमें हमारा हमने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम लोग अभी वो प्रोसेस में है। वो प्रोजेक्ट बनने से लगभग 250 से 300 रुपए कॉस्टिंग पे एक छोटा डस्टबिन आपके पास आएगा। हमारा सुझाव यह है कि शहर में हर अल्टरनेट बिजली के खंभे के साथ में एक छोटा डस्टबिन हो, जिसकी व्यवस्था नगर निगम सफाई की करवा सके। उसमें प्रारंभिक तौर पे 100 डस्टबिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन बिलासपुर देगा और भी जो लोग आकर के उसमें प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहें तो हम उससे और जुड़वा करके लोगों की सहायता से और बढ़ा सकेंगे। दूसरी चीज हमारा एक सुझाव यह है कि हर मोहल्ले में हो सके तो हर मोहल्ले में नहीं तो 4 से 5 वार्ड, एक वार्ड में 1 या 3 से 4 वार्ड का एक क्लस्टर बना करके एक मे आई हेल्प यू सेंटर, जहाँ पे नागरिकों की कोई भी समस्या हो बिजली पानी से संबंधित, वहां पे वो चीज उसके बारे में नियमित रूप से उनको जानकारी मिल सके, किससे संपर्क ले करके वो कर सकते। इसके अलावा वो कोऑर्डिनेट करने के लिए नगर निगम से व्यवस्था हो या पब्लिक की एक कमेटी बना करके, जो जैसा आपने बोला पब्लिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के तहत उसको लिया जा सकता है। और तीसरी चीज, हम लोग पहले कुछ दिन पहले महापौर जी से भी चर्चा हुई थी, तो नगर में जो सफाई गाड़ियों की कमी है, सफाई के लिए जो रिक्शा रहते हैं उसमें भी हमारा एसोसिएशन कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। उसके लिए 5 से 7 रिक्शा अपने तरफ से देने के लिए तत्पर है, अगर नगर निगम लेने को इच्छुक हो तो। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरे ध्यान से तो ये आता है कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ चालू होता है, जैसे सड़क में डिवाइडर या इस आपका सीवरेज, इनको जब खोदा जाता है, इसके साथ एक पैदल यदि गहरी नाली बनाई जाए, जिसमें केबल एवं जितने भी डलने की है, इलेक्ट्रिक केबल, इनका जो भी प्रोसीजर है वो अंडरग्राउंड किया जाए, ताकि खंभों में ये जाल ना दिखाई दे बिजली का। इस किस्म से यदि इन प्रोजेक्टों को लंबा 25 साल के टारगेट पे लेके चले तो बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अंदर आ सकता है। मैं गुरदीप अजमानी, अध्यक्ष साइंस क्लब बिलासपुर। मैं कुछ हद तक हमारे बीच में उपस्थित पेंदु गुप्ता जी के सुझावों से मैं सहमत हूँ। हमारा शहर काफी पुराना है और पहले कोई यहाँ बहुत ज्यादा प्लानिंग होती नहीं थी। इसको जहाँ बनाना है वहाँ बन गया, चाहे वो मार्केट हो चाहे आवासीय क्षेत्र हो। मेरा निवेदन ये है कि उस पर थोड़ा सा एक्शन लेके अपने दायरे को बढ़ाते, जो हमारे आसपास से लगी हुई जो पंचायतें हैं, चाहे तो उस पर अपना कुछ चिन्हांकित करके या शहर के अंदर जो भी अपनी सरकारी जगह है उन जगह को चिन्हांकित करके अपने जो यहाँ पर इधर जो ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं या फ्लाईओवर बनाने का जो शहर के बीच में जो प्लानिंग है, मेरे से जो दूसरे आसपास जैसे कोरबा या और कोई आसपास जगह पर देखता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा वो उसका सार नजर आता नहीं है। तो उनको अपन उस जगह पे प्लान करके कुछ मिला के अपने लोड को वहाँ शिफ्ट किया जाए। अपने जो कुछ जो व्यवसायिक अपनी जो योजनाएं हैं या जो बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो चाहे व्यवसाय से रिलेटेड हो, उनको अपन कहीं ना कहीं थोड़ा आसपास के जो भी एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं उसमें अपन उसको डाइवर्सिफाई करके उनको विकसित करने
शहर है, कहीं ना कहीं इस पे लोड कम हो। दूसरी एक मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे जितनी भी जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं आजकल छोटी छोटी जो उपलब्ध कराई जाती है सरकार की तरफ से, उसको अधिक से अधिक ऑनलाइन किया जाए, ताकि अननेसेसरी जो हम यहाँ राजस्व के आसपास, नगर निगम के आसपास या जो कलेक्ट्रेट के आसपास जो छोटी छोटी बातों को लेकर जो हमारे नागरिक आसपास से जो लोग यहाँ आते हैं, उनको वो सुविधाएं, अगर मूलभूत सुविधाएं अगर वो ऑनलाइन उनको उपलब्ध हो जाए तो काफी समय और पैसे की बचत हो। थैंक यू। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहले भी बहुत सी बैठकें हुई है, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव सभी लोगों ने दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विश्वसनीयता का संकट है। एक दो तरह की अजीब चीजें चलती है। स्मार्ट सिटी जब हमको सरकार घोषित कर देगी तब से हम शहर का स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, किंतु उसके पहले जो हमको करना है, लोगों को लगे, विश्वास हो कि सचमुच में हमारा नगर निगम, हम सब लोग स्मार्ट सिटी बनाने की कल्पना को साकार करने के लिए तैयार है, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अब हमारा सबसे बड़ा कहलाता है गौरव पथ, जिसमें जाने के लिए गौरव हमको महसूस होना चाहिए, मगर बिलासपुर में सबसे घटिया अगर सड़क कहीं देखने को मिलता है तो गौरव पथ, कलंक पथ नाम है उसका। उसी तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था को आप देखिए, पूरा का पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट सिर्फ हेलमेट के पीछे लगा हुआ, सारे जगह में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। न अग्रसेन चौक से हम जा सकते हैं, न महाराणा प्रताप चौक से जा सकते हैं, न हम नेहरू चौक से जा सकते हैं, सारा अस्त व्यस्त हो चुका है, किंतु सारा ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ हेलमेट के पीछे पड़ा हुआ है। अब बोलते हैं कि साहब हमारे पास आदमियों की कमी है, स्टाफ की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी नहीं दिखती है, सारे लोग सिर्फ हेलमेट 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 लगा हुआ। एक तो हेलमेट के खिलाफ अभियान को तत्काल स्थगित करके पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि ट्रैफिक व्यवस्था 100% हम सुधार करके देंगे, उसके बाद हेलमेट देंगे। दूसरी चीज ये है कि नगर निगम के इंजीनियर्स लोगों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि अपना विश्वास बनाए। आज बिलासपुर की जनता जितने बात करे स्मार्ट सिटी बात में हंस देते हैं, वो इन्हीं इंजीनियर के बहुत से स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो ये बना दिए, जो ये बना दिए, जो ये बना दिए, जो सैकड़ों बातें रोज चल रही है। तो पहले तो इंजीनियर अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित करके दिखाए कि उनमें सक्षमता है कि उन स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। अन्यथा ये स्मार्ट सिटी का, अब स्मार्ट सिटी के लिए मैं पूछा नगर निगम के बहुत से इंजीनियर को, क्या होगा स्मार्ट सिटी में? बोले 1000 करोड़ रुपया आ जाएगा। 1000 करोड़ क्या, 10,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। स्मार्ट सिटी रुपये से नहीं बनता है, रुपये सेकेंडरी चीज है। असली चीज है कि हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिदिन अपनी योग्यता को दिखाएं। एक भी दिन एक नागरिक नहीं कहता है, आप नागरिकों से पूछ लीजिए, यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर भाषण में और माइक में कुछ भी बोलते हो, सब लोगों को अविश्वास है नगर निगम के इंजीनियरों पे। तो सबसे पहले नगर निगम के इंजीनियर को, जिनको स्मार्ट सिटी बनाने में सबसे ज्यादा योगदान देना है, वो अपना विश्वास को जनता के सामने आज से दिखाए। ये नहीं कि जब स्मार्ट सिटी का पैसा आएगा तब हम कुछ काम करके दिखाएंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। बिलासपुर स्मार्ट सिटी सेकेंड फेज के अवसर पर आप सब बिलासपुर के सम्मानित जन अपने अपने सुझाव, इसके पूर्व में भी आप सब ने दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। और अभी जैसा आयुक्त महोदय ने बताया कि पहले के प्लान में कोई कमी नहीं थी, प्लान अच्छा था, लेकिन भारत सरकार का यह अनुरोध था कि जो हमने पहले अरपा का एरिया चुना था उसको उन्होंने बदलने को कहा। और हमने भी इस बात को महसूस किया, क्योंकि अरपा का डेवलपमेंट
करने के लिए ऑलरेडी अरपा काटा बना हुआ है। और दूसरी तरफ हमारा व्यापार विहार का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र और NFE और उसके अगर हम जाते हैं तो तो सारी चीजें ऐसा अगर कोई दूसरा हिस्सा हमारे पास बचता है विकल्प के तौर पे तो हमारे शहर का मध्य एरिया बचता है। यदि हम उसको महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक तो उधर से पूरा गोल बाजार ऐसा करके लेते हैं तो लगभग 1000 एकड़ का वो एरिया आएगा और उसी को हम इस तरीके से डेवलप करेंगे जैसा अभी आप सबका सुझाव भी आया, कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिया है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो इन सबसे बहुत अलग है और इसके जो प्लान है और इसकी जो समय सीमा है सारी बातें अभी आयुक्त महोदय ने आप सबके समझ रखी और हम आपको इस बात दिलाते बिलासपुर स्मार्ट सिटी में जब शामिल होगा तो जो भारत सरकार के जो मापदंड है समय सीमा को लेकर हो या अन्य चीजों को हम उसको फुलफिल करेंगे और बेहतर तरीके से पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोगों ने जो सुझाव दिया मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सब भी शहर के इस मध्य एरिया को यदि हम डेवलप करते हैं सारी चीजों से, चाहे वह 24 घंटे बिजली की बात हो, चाहे 24 घंटे पानी की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, स्मार्ट हेल्थ की बात हो, स्मार्ट सेफ्टी की बात हो, अन्य जितनी भी बातें जो आप सब के जहन में बिलासपुर स्मार्ट सिटी के रूप में चीजें होना चाहिए और चाहे एजुकेशन की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो और इसमें हम सब जो आप सब ने जो सुझाव दिया उसको शामिल करके भेजेंगे तो निश्चित तौर पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल हो पाएगा। आप सब ने अपना अमूल्य समय दिया, अपना सहयोग किया, अपने सुझाव दिए, आप सब महापौर महोदय की बात को थोड़ा सा मैं और बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात बार बार आ रही है उसके लिए मैं फिर से कहता हूँ एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने का प्रोविजन है जिसमें कॉर्पोरेशन की वो सारी शक्तियां निहित होंगी जो एक नगर निगम की होती हैं और उसका जो सीईओ होगा वो एक फुल टाइम सीईओ होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि नगर निगम कमिश्नर जो है वो साथ साथ सीईओ का भी काम करेंगे। उसका काम रहेगा कि जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है केवल वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी उसकी टीम रहेगी, उसमें प्राइवेट कंसल्टेंट्स आएंगे, IIM के पास आउट लोग रहेंगे, IIT के पढ़े हुए इंजीनियर्स रहेंगे। ये लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे और जो टाइमलाइन के अंदर काम करेंगे इस फील्ड में और उनका फोकस सिर्फ स्मार्ट सिटी पे होगा। मतलब उनका फोकस ऐसा नहीं होगा कि और किसी चीज में वो लगे हुए हैं, सिर्फ स्मार्ट सिटी का जो प्रपोजल है उसको यथार्थ में लाने के लिए जो प्रयास करेंगे वो SPV के माध्यम से किया जाएगा। कुछ पूर्व तैयारियां भी हमने की हैं और राज्य शासन का और केंद्र शासन का उसमें हमको सहयोग मिला है। उसमें 2-3 बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज 12 बजे जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिलासपुर शहर की जितनी पारंपरिक लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट हम लगे हुए हैं, हैलोजन छोटे पेपर बल्ब लगे हुए हैं, उन सभी को मिशन मोड पे 4-5 महीने के अंदर बदल के LED में कन्वर्ट किया जाएगा। इस आशय का कैबिनेट में प्रस्ताव आज पारित हो गया है। दूसरी चीज जो आज बिलासपुर शहर के लिए सौगात हुई है वो क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य में जब प्रोजेक्ट्स को हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो फंड की एक बात आती है और हर फंड के लिए अगर हम शासन पर निर्भर रहेंगे तो शासन की अपनी कुछ एक मजबूरियां होती हैं। इसलिए भारत सरकार ये चाहती है कि हम ऐसा कुछ डेवलप करें कि प्राइवेट आदमी खुद आके उसमें अपना पैसा लगाए, शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर दे और उसके एवज में जो उसे प्रॉफिट होगा एज अ पार्टनर के रूप में वो करे। उसके लिए हमें क्रेडिट रेटिंग कराना चाहते हैं अपने बिलासपुर नगर निगम की। उसका जो टेंडर है वो आज लग चुका है और 27 तारीख के आसपास हम क्रेडिट रेटिंग करने की एजेंसी को तय कर चुके होंगे। एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो भूलवश मुझ से बताना मैं आपको भूल गया था। क्रेडा के सहयोग से हम यहाँ पे सोलर एनर्जी का एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट लाने वाले हैं जिसकी तैयारी क्रेडा के माध्यम से चल रही है और उसको भी हम स्मार्ट सिटी के सोल्यूशन में इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो शहर की बिजली है उसका कम से कम 10% जो हिस्सा हो वो सोलर एनर्जी या अन्य जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके माध्यम से यहाँ पे आ सके। ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के बारे में भी राज्य शासन ने काफी प्रयास किए हैं और काफी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, परंतु अभी उसमें बहुत सुधार होना बाकी है। उदाहरण के तौर पे ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम है वो प्रदेश के 10 नगर निगमों में चल रहा है, बिलासपुर में भी वो चल रहा है। उसमें कुछ कमियां हैं, उसको भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम जल्द से जल्द दूर कर लेंगे। एक मे आई हेल्प यू सेंटर का सुझाव आया था, वो बड़ा अच्छा सुझाव है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में हम मे आई हेल्प यू सेंटर लगाएं। उसके लिए एक उत्तर निगम की तरफ से ये है कि निदान 1100 नाम की एक सर्विस है जो एप्लीकेबल है, उसको हम मोबाइल एप्लीकेशन के फॉर्म में डेवलप करने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि मोबाइल ऐप के माध्यम से जो मे आई हेल्प यू सेंटर है उसका काम हम पूरा कर सकें। तो आपके बहुत सुझाव है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर और कोई हमें सुझाव देना चाहे तो। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
लेकिन ये सारी चीजें जो उसके बाद भी मेरे बात भी आएंगी, वो भी डॉक्यूमेंट होंगी और प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा को हम स्मार्ट सिटी प्रपोजल में अपने इम्प्लीमेंट करें। मैं ये कहना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी के बारे में जो मापदंड रखे हुए क्यों ना हम ये प्रयास करें कि किसी एक सेक्टर को हम, किसी एक जोन को हम ले लें, चॉइस करें और जो स्मार्ट सिटी के जितने भी मापदंड हैं तो सारे के सारे मापदंड हम वहाँ पे लेके एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें कि ये हो चुका है और ये हम कर रहे हैं, मतलब पर स्मार्ट सिटी का कंप्लाइन हो गया। तो जैसे कि बिल्डर्स लोग होते हैं, अपनी जो बिल्डर्स के लिए आते हैं अपना एक प्लेट का गुना दिखाते हैं कि ये आपको प्लेट इस तरीके का मिलेगा और उसको करते हैं। तो हम स्मार्ट सिटी का जो मापदंड जितना सारा के सारा एक सेक्टर को चुन उस पर मॉडल के रूप में लेके आप प्रस्तुत करते हैं। भले उसके बाद हमें स्मार्ट सिटी मिलती के लिए क्यों बात रखें, उसी के ऊपर में काम होकर चलते हमारा स्मार्ट सिटी बन जाएगा। ये मेरा कहना है। मैं डॉक्टर विनोद वर्मा कृषि वैज्ञानिक हूँ और बिलासपुर का जो तापमान विगत 2-3 सालों से लगातार बढ़ रहा है, लगभग 2 से 3 डिग्री बढ़ चुका है। बिलासपुर आज ग्रीन हाउस बनता जा रहा है। ग्रीन हाउस का मतलब है जो ठंडे प्रदेशों में जो कांच का घर रहता है और उसमें सूर्य की रोशनी आती है, निकल नहीं पाती। तो एनटीपीसी जो हमारा 2000 मेगावाट चालू हुआ है, बहुत सारे और पावर प्लांट चालू हो रहे हैं आसपास में, धुआं जो जा रहा है हमारे ऊपर, रात हमारे इससे नीचे आने वाला है, मगर हमारा बिलासपुर जो है वो ग्रीन हाउस बनता जा रहा है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बृहद रूप में वृक्षारोपण होना चाहिए, इसको रोकने का और कोई विकल्प नहीं है। वृक्षारोपण एनटीपीसी को करना चाहिए। एनटीपीसी ने क्यों नहीं किया? तो 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने के बाद राख हमारे हिस्से आया, धुआं हमारे हिस्से आया, तो एनटीपीसी को ये क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रशासन को उस पर दबाव डालना चाहिए, पर्याप्त रूप से उनको वृक्षारोपण करना चाहिए और वृक्षारोपण ही इसका विकल्प है। यही मेरा सुझाव है। स्मार्ट सिटी बन जाएंगे और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे रहा, हम ग्रीन हाउस चेम्बर बने रहे, तो ये टेम्परेचर और बढ़ेगा। धन्यवाद। बताइए। नमस्कार, मैं एडवोकेट जिला संघ की सचिव बिलासपुर से बोल रही हूँ। हम सभी यहाँ पे सभी को पता है कि बिलासपुर का एरिया बहुत बड़ा है लेकिन डेवलपमेंट बहुत कम है। यहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम नहीं है कि बच्चे जाएं और स्टेडियम में खेले, और जैसे आईपीएल देखें आप, रायपुर में उसका आईपीएल का मैच कराया गया, लेकिन बिलासपुर इतना बड़ा एरिया होते हुए भी यहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम नहीं है कि आप यहाँ पे कोई खेल ऑर्गेनाइज कर सको। दूसरा ये देखें कि सर एयरपोर्ट, आपको कहीं पर भी जाने के लिए यहाँ से रायपुर तक आपको बाय कार जाना पड़ता है, बाय रोड जाना पड़ता है, उसके बाद फिर वहां से आप बाय फ्लाइट कहीं पे जा सकते हैं। जबकि यहाँ पे एरिया इतना बड़ा है, आप अगर स्मार्ट सिटी का बात कर रहे हैं तो बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ लाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज है जो स्वच्छ भारत का हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा मिशन है आज भारत को स्वच्छ करने का। आज मैं विजयपुरम कॉलोनी में रहती हूँ, आज भी मुझे वो टॉयलेट और बाथरूम के लिए लोगों को मैदान यूज करते देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है स्वच्छ भारत के लिए चारों तरफ टॉयलेट और बाथरूम बनवा रहे हैं, लेकिन आज शहर के अंदर भी आज उसी ट्रेडिशन को अपनाए हुए हैं, जिसको बहुत जल्दी ही जल्द खत्म करने का हमको बिलासपुर के लिए भी इस मिशन पे काम करना पड़ेगा। और जो भी सीवरेज का ट्रैफिक है वो उसको भी सुधारना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इस विषय पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। बताइए। मैं बजरंग केडिया
जर्नलिस्ट। देखिए बातें तो बहुत हो रही हैं स्मार्ट सिटी बनने की, बहुत दिनों से सुन भी रहे हैं, पर इसके बारे में फाइनल कुछ भी नहीं हो रहा है। और मेरे को लगता है अभी भी विचाराधीन है बहुत कुछ। एक बात बिलासपुर में, जैसे अभी मेरी समझ से जितेंद्र गांधी जी ने कहा कि कैसी कॉलोनी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा स्मार्ट सिटी होना चाहिए, बिलासपुर में है। बिलासपुर के एक हिस्से में जो SECL में है, नेहरू शताब्दी नगर या बसंत विहार, ऐसी जगह है जहाँ कैसा कॉलोनी होना चाहिए और कैसा स्मार्ट सिटी होना चाहिए वैसा है। रामा लाइफ में तो सीवरेज भी बना हुआ है। अब आप कहीं यमुना बिलासपुर को या मसानगंज को स्मार्ट बनाना चाहेंगे तो मुश्किल। लेकिन नई दिल्ली और दिल्ली का उदाहरण आपके सामने। नई दिल्ली में 300 साढ़े 300 फीट चौड़ी सड़कें हैं जो साउथ के और नॉर्थ के बीच में। पर यदि आप कहें कि आपकी चांदनी चौक को जहां मेहराबदार गलियां हैं उसको स्मार्ट बना लेंगे तो ये गलत बात है, हो ही नहीं सकता। अपने यहाँ जुड़ा बिलासपुर में कई गलियां 8 फीट चौड़ी हैं, रिक्शा भी शायद जा पाता है, पैदल ही जाते हैं। एक दूसरी बात जो मैं सोचता हूँ कि नई जगह को ही डेवलप किया जा सकता है। शहर के बाहर में जो भी आउटस्कर्ट्स है उसके एरिया को लेकर उसको डेवलप किया जा सकता है। एक तीसरी बात खासकर सीवरेज लाइन के बारे में बता दूं आप लोगों को कि 1982 से बन रहा है सीवरेज, पूरा गोल बाजार और सदर बाजार 82 से खोदा जा रहा है। और यदि गिने तो 34 साल हो गए। 34 साल में भी सीवरेज लाइन कहां पहुंचा है ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जो अभी फाइनल होने की हैं। मेरे को लगता है कि आज ये मीटिंग बुलाकर आप लोगों ने हम सब लोगों को बोलने का मौका भी दिया। नमस्कार। विजय साहू, अध्यक्ष साहू समाज, कार्यकारी अध्यक्ष सेडई। स्मार्ट सिटी का सपना जो हम शहर में देख रहे हैं उसके लिए बिल्डर एसोसिएशन जो है वो बहुत ही कारगर साबित होगा। हमारा भी योगदान शहर में है और आगे भी रहेगा। कोई भी एक कॉलोनी बनाते हैं निजी बिल्डर, उसमें व्यवस्थित रूप से जो बसाहट होना चाहिए मूलभूत सुविधाओं का, वो निश्चित रूप से हम एक कॉलोनी में देते हैं जो शहर का विकास में और स्मार्ट सिटी का जो सपना हम देख रहे हैं निश्चित रूप से उसमें सहयोगी होगा। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि 2011 से जो हमारा शहर का मास्टर प्लान है 11 में आना, वो अभी तक नहीं आ पाया है। मैं ये प्रशासन से निवेदन करूँगा कि शहर का विकास का सपना हम देख रहे हैं तो मास्टर प्लान को बहुत जल्दी से जल्दी प्रकाशन कराया जाए, जिससे जो प्रोजेक्ट बचे हुए हैं या नया प्रोजेक्ट जो लाना है चाहे वो निजी हो या शासकीय हो, मास्टर प्लान के बिना अधूरा। तो हमारा शहर का विकास निश्चित रूप से मास्टर प्लान का जो आगे की कड़ी है उसमें वो सहायक सिद्ध होगा। मैं किशोर कुशवाहा, वार्ड क्रमांक 1 से मेरा निवेदन है कि स्मार्ट सिटी की शुरुआत उसलतपुर रेलवे स्टेशन को ध्यान में रखकर किया जाए, क्योंकि उसलतपुर रेलवे स्टेशन के पास अपार संभावनाएं हैं, चौड़ी सड़कें हैं और रेलवे क्षेत्र वहां कम है और जनरल क्षेत्र ज्यादा है। बिलासपुर स्टेशन की अपेक्षा उसलतपुर स्टेशन से ज्यादा चौड़ी सड़कें मिलेंगी और विकास कार्य करने के लिए नया क्षेत्र भी मिलेगा, बशर्ते उसलतपुर रेलवे स्टेशन के सामने से एक नवीन मार्ग का निर्माण किया जाए।
और उस क्षेत्र को ज्यादा अच्छे से डेवलप किया जा सकता है बजाय गोर बाजार वगैरह घनी आबादी को छेड़ने के। और एक विशेष निवेदन, जहाँ कहीं भी सड़क चौड़ीकरण की जाती है तो डिवाइडर बनाते समय ही बड़े पेड़ों का निर्माण बड़े गड्ढे करके लगाए जाएं, ताकि चौड़ीकरण के नाम पे जो पेड़ों की कटाई होती है उसकी भरपाई डिवाइडर के बीच में बड़े पेड़ लगाकर की जा सके। डिवाइडर के बीच में आर्टिफिशियल फूल और पेड़ ना लगाएं। धन्यवाद। मैं सुनील पंथलिया, संरक्षक बिलासपुर मर्चेंट एसोसिएशन। अपन बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की। मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना, उसमें भी एक योजना है स्मार्ट सिटी। पूरा शहर उसी ओर दौड़ रहा है, हमें नहीं दौड़ना चाहिए। हमें शहर के व्यक्ति को स्मार्ट बनाना चाहिए। आज अपन शहर स्मार्ट सिटी की ओर दौड़ रहे हैं। बिलासपुर में तो बिलासपुर का विकास करने के लिए विकास प्राधिकरण का गठन नहीं है। नगर निगम का काम होता है सड़क, बिजली, पानी जो सुविधा है उनको मेंटेन करना। शहर विकास का जिम्मा बिलासपुर विकास प्राधिकरण का होता है। आपने अभी तक जो बिलासपुर का डेवलपमेंट देखा है ये सब बिलासपुर विकास प्राधिकरण ने बनाया है। आप जिस काम को नहीं करना चाहिए वो नगर निगम कर रही, तो शहर की साफ सफाई कहां से देखेगी? वो तो सिर्फ स्मार्ट सिटी में दौड़ रही नगर निगम। तो आपकी कचरा, सीवरेज और जो भी गंदगी है इसको आप भूल जाइए। और मेरा ऐसा मानना है बिलासपुर बहुत शांत शहर है, बिलासपुर के नागरिक बहुत शांत हैं। स्मार्ट सिटी की दौड़ अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले शहर जो 5 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में, जिसको बोलते हैं चारों तरफ रेलवे लाइन के अंदर शहर बसा हुआ है, इस शहर को अगर नगर निगम मेंटेन कर ले तब हम मानेंगे कि बिलासपुर अपने आप ही बिना केंद्र सरकार के घोषित के स्मार्ट सिटी हो जाएगा। हमें उस पर पहल करना चाहिए और उसी योजना में काम करना चाहिए। अभी शहर में क्या हो रहा है कि जो भी नगर निगम के नए आयुक्त आ रहे हैं, नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, स्कीम बनाते हैं, उसी स्कीम में चालू हो जाते हैं, भैया यहाँ डिवाइडर बना दीजिए। दूसरे कलेक्टर साहब आते हैं, इसको तोड़िए, डिवाइडर यहाँ बनाइए। एक नगर विकास समिति बने, अलग अलग क्षेत्र की एक टीम बने, वो नए आयुक्त को बताए कि पुराने मीटिंगों में ये डेवलपमेंट हो चुका है, उसके तहत एक सिस्टम से काम होगा तो उसका फायदा आज नहीं 5 साल बाद मिलेगा। लेकिन हर जो नई टीम आती है वो चाहती है मुझे 1 साल बिलासपुर रहना है, मैं कुछ नया कर दिखाऊं। तो ऐसा करो लिख लो के झाड़ कर दो, मेरा नाम हो जाएगा, ये फलानी जगह डिवाइडर बना दो, मेरा नाम हो जाएगा। इन सब चीजों में काम लेना चाहिए। बढ़िया कमेटी बने, वो नए आयुक्त, नए कलेक्टर साहब को गाइडलाइन दे, उसके हिसाब से शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए। मेरा विचार। धन्यवाद। कोई अपना प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंटेशन में कुछ शो करना चाहते हैं तो वो अपना प्रेजेंटेशन। एक बार फिर स्मरण करना चाहूंगा, ये इम्प्लीमेंटेशन एसपीबी करेगा, नगर निगम नहीं करेगा। नगर निगम केवल प्लान बनाने में मदद दे रहा है, एक बार बन जाएगा उसके बाद इसको एसपीबी के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी को एक जो अन्य विभाग आए हुए हैं उन्हें एक एमओयू का प्रारूप दिया जा रहा है। उसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं वो नगर निगम के साथ एक एमओयू करें, कि एक जनरल एमओयू है कि आप इसमें भविष्य में हमें सहयोग करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन हमें प्राप्त हो चुका है और रायपुर शहर में इसी प्रकार से सभी डिपार्टमेंट ने हमें एमओयू किया हुआ है। तो अनुरोध है कि अगर इसे साइन करके हमें उपलब्ध करा दें तो ये हमारे प्रपोजल का हिस्सा बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज से अश्योर हो जाएगी कि जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनका कन्वर्जेंस पे भी हमने ध्यान दिया है। एक सुझाव ये भी आता है कि छोटे एरिया को लेकर डेवलप करना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बताया कि छोटे एरिया को ही पहले लिया जा रहा है और उसके आधार पर फिर बाकी शहर के डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाएगा।
एक अच्छा एक चीज आई, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि MSW रूल्स होते हैं, भारत सरकार इन्हें बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इन नियमों के तहत ही जो कचरा है उसका निष्पादन किया जाना चाहिए या निपटान किया जाना चाहिए। तो नए रूल्स जो है वो 2016 के नोटिफाई हो चुके हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बायो वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, जो जनरल MSW है, प्लास्टिक वेस्ट, इन सब के डिस्पोजल का क्या तरीका होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया हुआ है। और जैसा मैंने बताया बिलासपुर नगर निगम ने टेंडर किया हुआ है जो भी फाइनल स्टेज पे है, अभी बिडिंग उसमें चल रही है। जैसे ही वो कंसेशनर हमारे पास आ जाएगा उसके माध्यम से हम इसमें वैज्ञानिक रीति से कचरे का निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। चौक है सर यहाँ जी, वहाँ कम से कम 200 दुकानें और कम से कम 150 लड़के काम करते हैं पूरे शहर में। इसके लिए सर कम से कम तो एक बहुत बड़ी समस्या है सर। अभी जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार माननीय बजरंग भैया ने कहा कि बड़ी अच्छी चीज याद दिलाई कि ये जो सीवरेज योजना है 82 से चल रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सीवरेज योजना के तहत जवाली पुल से लेके यहाँ पे प्रताप चौक तक 3 फुट व्यास का अंडरग्राउंड पाइप 10 फुट गहराई पे गड़ा हुआ है और उस समय 8 या 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ था। वो पूरा का पूरा जमीन दोज है, उसका हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये इसी मंथन सभा कक्ष में मैंने जिलाध्यक्ष महोदय को याद दिलाया था कि उस अंडरग्राउंड सीवरेज का जो पाइप गड़ा है उसका उपयोग कर लीजिए, पर उस बात को छोड़ दीजिए। अब नए सिरे से ये हुआ कि सदर बाजार से लेके जवाली पुल तक दोनों तरफ बड़े बड़े नाले खोदे जा रहे हैं। वो नाले ऐसे हैं, साधारणतः स्वीपर रातों से नाली की सफाई करता है, उसमें उतर के साफ करना पड़ता है और 10 साल और 5 साल में एक बार होता है। वो पूरा नाला फेलवर है, उस सीवरेज योजना का इस्तेमाल नहीं किया गया, न कोई लाभ उठाया गया। ये पुराने लोगों का अनुभव बताता है, याददाश्त बताती है कि हमारी जो पूंजी है, जो दफन है जमीन के अंदर, उसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। एक और दूसरा, कुछ योजनाएं इतनी गंदी हुई है इस शहर में, जैसे अरपा विकास के समय अरपा पे एक बांध बनाया गया, शहर को अरपा को सदा नीला बनाने के लिए वो बांध अरपा पे नहीं बनाया गया, जवाली नाला पे बनाया गया और 10 किलोमीटर के एरिया वो उसके अंतिम सिरे पे जहाँ गेट बनाया गया 10 किलोमीटर का एरिया पूरा नारकी हो गया। तो ऐसी कोई योजनाएं न बनाई जाए। और तीसरा, मैं जैसे पूरी मीटिंग में मोदी जी ने एक बढ़िया प्रस्ताव दिया था प्रैक्टिकल कि हम डस्टबिन दे रहे हैं वगैरह वगैरह दे रहे हैं, ऐसे कोई सुझाव अच्छे आने चाहिए, उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे। और अंतिम बात यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो योजनाएं बनाई जा रही है, ये योजनाएं ऐसा लगता है कि एक नया बिलासपुर बना के आपको इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। पुराने बिलासपुर में ये योजनाएं सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती। हरीश भैया ने बताया था इंजीनियर कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे बात हो जाए तो भी मैं 50 चीजें बता सकता हूँ जो की जा सकती है, जिनका पूरा व्यवस्था बनी हुई है, और हमारा प्रशासन, हमारे इंजीनियर, हमारा पुलिस प्रशासन कोई उसमें सहयोग नहीं करता, अगर कोई कुछ करता तो ऐसी आधी अधूरी योजनाओं से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे कहा गया है, धन्यवाद। बात को पुराने सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने का प्रोविजन डीपीआर में है, परंतु मैं मानता हूँ कि जो कमियां दूर करने का नगर निगम प्रयास कर रहा है। एक चीज मुझे स्मरण हो गई, जैसे पुराने नेटवर्क की बात हुई तो मुझे आप सभी से एक सहयोग की अपेक्षा थी। जो पुराने नागरिक हैं हमारे शहर के, अगर आपके पास बिलासपुर शहर के कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हों जो किसी एल्बम में आपके पास हो या किसी डिजिटल फॉर्म में हो, तो प्लीज हमें ईमेल या अगर व्हाट्सएप से या फिजिकल कॉपी हमें उपलब्ध करा देंगे तो वो हमारे प्रपोजल का बड़ा अच्छा हिस्सा बन सकता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव प्लान को कैसे कर सकते हैं कि पुराना बिलासपुर कैसा दिखता था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा है, उसका एक शोकेस हम अच्छा कर पाएंगे।
दूसरा मेरा अनुरोध यह है कि बिलासपुर शहर की ब्रांडिंग करने का भी स्मार्ट सिटी में नियम है। हर सिटी अगर ब्रांडिंग करती है तो उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे रायपुर ने अपने रायपुर की थीम को दिया मोर रायपुर। अब मोर छत्तीसगढ़ी में मेरा होता है और इंग्लिश में होता है ज्यादा, इन दोनों शब्दों का समावेश करके उन्होंने अपने नाम को दिया मोर रायपुर। वैसे ही हम चाह रहे थे बिलासपुर के लिए अगर आप लोगों का कुछ सुझाव आ जाए कि बिलासपुर की टैगलाइन क्या होनी चाहिए, उसका लोगो क्या होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, वो सुझाव भी आप सभी चाहें अभी देते हैं या बाद में भी अगर हमें उपलब्ध करा दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सभी शहर से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और आप ज्यादा बेहतर समझेंगे बजट कंसल्टेंट्स के या हमारे जो कभी आकर यहाँ पे कारोबार करने के। एक बात और कहना चाहूंगा, आप आयुक्त के रूप में यहाँ आए हैं, इसका हम शहरवासी बहुत स्वागत करते हैं। बीपी चौबे जी का इस शहर के विकास में बड़ा सपना था और वो चाहते थे, और आज आप उनके परिवार से इस नगर निगम आयुक्त के रूप में आए हैं। एक नई आशा निश्चित तौर पर जगी है, आपका लगाव इस शहर से है। मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा, कभी तारबहार क्षेत्र के उस एक गली में जाइए चौबे जी और देखिए कि मांस की दुकानें पूरी रोड पर, जैसे स्लाइडर हाउस रहता है वैसा वो मार्केट जैसा पूरे दुकानों पर बकरे काट के पूरी लाइन बनी हुई है। यदि हम व्यवस्थित करने की बात करते हैं तो ये बंद होना चाहिए। मैं बात को ध्यान देना चाहूंगा, बिलासपुर में 58 वार्ड हैं, बिलासपुर में 58 वार्ड है जो हमारे शहर के चुनाते हैं, 8 वार्ड जिले के। मैंने ये कई बार रिक्वेस्ट की है, पुराने आयुक्त को मैंने बोला था कि हमारे जहाँ से वार्ड की सीमा चालू होती है उस वार्ड की सीमा और उसकी जनसंख्या, उसका लैंड यूज, उसका एफआर 58 वोट का पैसा हम लोग दे सकते हैं। कई बार मैं बोल चुका हूँ कि अगर आप अपने वार्ड की सीमा रेखा, क्षेत्रफल, वार्ड के नागरिकों की संख्या प्लस वहाँ का एफआर क्या है, लैंड यूज क्या है, अगर आप इतना लिख दें तो अवेयरनेस आएगी। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा फंड नहीं आता है, जो कि बहुत आवश्यक है। एक आम आदमी को नहीं मालूम मास्टर प्लान क्या है, उसको नहीं मालूम एफआर क्या है, वो 3-3 4-4 बिल्डिंग मांगता के चले जाता है। बिल्डर हम लोग समझते हैं एफआर क्या है, एमओएस क्या है, लेकिन नागरिक नहीं समझता। आप अगर 58 वार्ड में 58 वोट लगा दें, इस वार्ड की जनसंख्या इतनी, इसके नागरिक इतने, समय पर डेवलपमेंट बढ़ाएं, नगर निगम में इसके खिलाफ काम न करें, सड़क क्लीन न करें, 58 वोट लगाने के लिए कई बार बोल चुका हूँ, समझ में नहीं आता क्यों नहीं। राइस बिलासपुर का आया, वो भी बहुत राइस सिटी, वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही और सुझाव और फोटोग्राफ्स आप सभी से मेरा बार-बार यही अनुरोध रहेगा। बाकी नई चीजें तो हम कर सकते हैं, लेकिन पुरानी चीजें तो यहाँ के स्थानीय नागरिक पुराने यहाँ के तो अगर और कोई सुझाव ना हो, एक बात और कहना चाहता था। बिलासपुर शहर में बहुत सा क्षेत्र पानी बरसात जब होती है तो पानी नहीं निकलता और पानी में डूब जाता है। बहुत लो लाइन एरिया है, मैन हॉस्पिटल के आसपास से लेकर पूरे शहर की कई जगहों कोरबा क्षेत्र में पहुंच जाता है।
और विद्यानगर क्षेत्र में भी। इसके बारे में मेरे को सुझाव आया था, एक अर्जेंटाइन से मिस्टर विराज आए थे, विराज, उन्होंने बताया था यहाँ पर रोज में क्या बात है। हेलो, हेलो, हाँ दीजिए। रोटरी क्लब की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आई थी, प्रोजेक्ट रोजमेरी करके। उसमें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया था और उन्होंने अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज के तहत अर्जेंटाइन के एक एक्सपर्ट्स को बुलाया था, मिस्टर बिराज मराठवे का कुछ नाम था उसका। वो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे आज भी बहुत चुभती है, ऐसा कहना चाहिए। बोले यहाँ के लोग कैसी योजनाएं बनाते हैं। यहाँ बिलासपुर में जो अरपा नदी बहती है वो शहर के लिए वरदान हो सकती है। इतना बड़ा नदी, इतने बड़ा नाला जहां से पानी आउटलेट हो सकता है, वो शहर के बीच से जाता है और पूरे शहर का पानी खाली अरपा में डालना है। इतना सा काम है, इसको नहीं कर पा रहे लोग। इस बारे में उन्होंने पूरी योजना बनाने की बात कही। उन्होंने तो बहुत सी बातें कही थी, पर मेरे को लगता है कि सच में जो बिलासपुर के लिए अरबा वरदान हो सकता है। पर वो सवाल ये है कि अच्छे इंजीनियरों के द्वारा अच्छी योजनाएं बनाई जाए। आज बिलासपुर का आधा शहर पानी यदि लगातार बरसात होता है तो डूब जाता है। ये उस समय की बात है जब महुआ होटल के पास जो नया बस स्टैंड उन दिनों का, आज पुराना बस स्टैंड है, वहां से पूरा खुदाई करके पानी करबला होकर के जवाली नाला की तरफ डाला गया था। ये बात कम से कम 15 साल की, 15-20 साल हो गया। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि पानी से बिलासपुर को त्रस्त न होना पड़े, दुखी न हो यहाँ के लोग। जिनका घर डूबता है उनको उस दर्द का कि क्या होता है, इस पर भी विचार करना चाहिए यदि नगर निगम को इस पर फुर्सत में बात। हेलो, सो आप सब लोगों का काफी धन्यवाद। काफी अच्छे सुझाव आए हैं। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे सुझावों को नॉट ओनली समझा जाए बट ऑल्सो कार्यान्वित किया जाए और स्मार्ट सिटी जो प्रस्ताव हम भेजें उसमें हम उसे ला पाए। काफी चर्चा इम्प्लीमेंटेशन और फाइनेंसेस दो चीजों की रहता है। मैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बोलना हेलो, हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन जो इस पर्टिकुलर स्मार्ट सिटी का होगा ये काफी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर नॉट ओनली जैसे सर ने बताया कि आपका जो सीईओ है वो सिंगल चार्ज पर्सन है बट ऑल्सो ही इज ऑलमोस्ट अ फिक्स्ड टेन्योर पर्सन ऑल्सो। इट इज नॉट ओनली दैट ही विल बी हियर, वो इसी कार्य को देख रहे होंगे। जो इसका सीईओ होगा एसपीपी का, वो एक तो फुल टाइम होगा और दूसरा इसे भारत सरकार के कंसल्टेशन से नियुक्त किया जाएगा। तीसरा उसे और कोई काम नहीं दिया जाएगा। चौथा बिना भारत सरकार की अनुमति के उसे हटाया नहीं जा सकेगा। पांचवा उसका मिनिमम टेन्योर 3 साल का होगा, ये फिक्स है। उसको हटाने के लिए कोई बहुत विशेष परिस्थिति होगी तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देगी। तो इससे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि ये एक ठीक से चलने वाली और क्रेडिबल एसपीवी रहेगी। दूसरा, क्योंकि वो यहीं आपके शहर में ही स्थित हैं और यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमेशा वो सिटीजन्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें चाहती है कि पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ में रहे। ये दो चीजें आपको जो आप मतलब सोच सकते हैं बिल्कुल अलग है पुरानी व्यवस्था के हिसाब से। ये विजन डेवलप, विजन लेड प्लानिंग है। विजन मतलब पहले आपको विजन बनाना है, आपकी सिटी आप 25 साल में कहाँ देख रहे हैं, उसके बेसिस पे आप प्लान बना रहे हैं। दूसरा, इसका इम्प्लीमेंटेशन और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
वो वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 33 शहर भी पास हुए हैं रायपुर के साथ में, उन सबका जब तक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान को स्क्रूटनाइज बिल्कुल इस ढंग से नहीं कर लिया गया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, वो जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक उन्हें स्मार्ट शहर बनाया ही नहीं जा। तो उस तरीके से एक अलग वो रहेगा और आपको आई थिंक जल्दी ही उसका रिजल्ट देखने को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। जैसा कि स्मार्ट रायपुर में ऑलरेडी आई थिंक काम चालू हो गया और उसके देखते आप ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी जैसे सर ने बताया कि एलईडी ट्यूब लाइट, वाईफाई, ये सारे चीजों पे ऑलरेडी काम शहर चालू कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑल। मैं सिर्फ एक चीज आपको बता, बाहर एक पोलिंग का वो भी है लोकेशन, वहाँ पे आप अपने शहर के लिए पोल भी कर सकते हैं। प्लीज उसको पोल करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में और लोगों को बता के उसकी तरह। और एक नई वैन है जिसको सर रवाना करेंगे जो कि शहर भर में घूम के स्मार्ट सिटी के बारे में लोगों को बताएगी। फोटो सबसे तुम फोटो